डिस्कस अबाउट पैथोजेनेसिस के बारे में देखते हैं कि हमारे पास अभी तक ऑस्टियोपोरोसिस की ना जो एग्जैक्ट जो हमारे पास पैथोजेनेसिस है वो अभी हमें पूरी तरह पता नहीं है, अननोन है। लेकिन हम लोग फॉलोइंग फैक्टर्स को, जो फैक्टर्स हैं ना हमारे पास डिफरेंट, उनको हम लोग फॉलो करते हैं कि जिसमें क्या होता है कि हमारे पास ये क्या करवाती है कि बोन लॉस को इंक्रीज़ करवाने शुरू करवा देती है, और जो बोन की फॉर्मेशन है यानी कि हमारे पास ऑस्टियोब्लास्ट है उनको कम करवाने शुरू करती है, यानी कि डिक्रीज़ करवानी शुरू करती है बोन की फॉर्मेशन को। मतलब कि ये फॉलोइंग फैक्टर्स हैं, हम लोग इसको देखेंगे। अब पहला फैक्टर्स की हम रिलेटेड बात कर लेते हैं। वो हमारे पास क्या होता है कि एज रिलेटेड होती है हमारे पास। इसमें क्या होता है कि एज रिलेट करती है हमारे पास। अब एज रिलेट में क्या होती है कि हमारी जो बोन की डेंसिटी है वो कम होनी स्टार्ट हो जाती है आफ्टर 30, ठीक है। बोन डेंसिटी हमारे पास कम होनी शुरू हो जाती है आफ्टर 30 कर सकते हैं, ठीक है। फीमेल्स के अंदर आपको पता है कि मोस्टली मीनोपॉज की वजह से स्टार्ट होनी शुरू होती है कि हार्मोनल चेंजेस फीमेल्स के अंदर आते हैं, जिसकी वजह से हमारे पास क्या होता है कि एज रिलेटेड अगर आफ्टर 40 या फिर 30 फीमेल जा रही है तो उसके अंदर ये इशू लास्ट में आपको पाया जाएगा। मतलब कि क्योंकि फीमेल्स के अंदर डाइट का इशू होता है, डाइट इशू मोस्टली इन फीमेल्स, ठीक है। कैल्शियम नहीं लेती फीमेल्स, तो ये जो मेन चीज़ है फीमेल्स के अंदर। और मेन जो आपको पता है कि हमारे पास मेंस्ट्रुअल साइकिल आ जाता है, मेंस्ट्रुअल साइकिल की वजह से भी हमारे पास ये जो हमारा डाइट प्लान वगैरह हो जाता है ये सब कुछ डिस्टर्ब हो जाता है, जिसकी वजह से ये एज रिलेटेड के काम करती है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आ जाती है हार्मोनल चेंजेस। अब हार्मोनल चेंजेस आप देख सकते हैं कि हार्मोनल चेंजेस वही सेम बात मैंने आपको बताई कि हार्मोनल चेंज में क्या होता है कि हमारे पास जो फीमेल्स हैं उसके अंदर एस्ट्रोजन कम हो जाता है बनना। अब एस्ट्रोजन जब कम बनना शुरू होगा यानी कि पोस्ट मीनोपॉजल स्टार्ट हो जाएगा। अब जब पोस्ट मीनोपॉजल स्टार्ट हो गया मतलब कि एस्ट्रोजन ने क्या हुआ कि इसने वो जो एबिलिटी हमारे पास थी, जो बोन फॉर्मेशन हो रही थी, उसके बाद जो बोन की मेटाबॉलिज्म हो रही थी, उस सबको क्या करवा देना है, ख़त्म करवा देना। जब बोन का मेटाबॉलिज्म वगैरह खत्म हो जाएगा, एस्ट्रोजन खत्म हो जाएगा, तो हम हार्मोनल चेंजेस आएंगे, पोस्ट मीनोपॉजल स्टार्ट होगा। उसके बाद हमारे पास क्या होगा, ऑस्टियोपोरोसिस का काम स्टार्ट शुरू हो जाएगा। मेंस में क्या होता है कि टेस्टोस्टेरोन जो होता है, अब टेस्टोस्टेरोन की वजह से मेल के अंदर क्या होता है कि मेल के टेस्टिस के अब इशूज़ आ जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि मोस्टली 1 to 3% मेल इससे अफेक्टेड है, ठीक है। होता है मोस्टली फीमेल्स के अंदर ड्यू टू दिस थिंग्स। उसके बाद आ जाते हैं मैकेनिकल फैक्टर्स। अब थर्ड बात करते हैं कि मैकेनिकल फैक्टर्स में क्या होता है कि मैकेनिकल फैक्टर्स में हमारे पास इस तरह बात आ जाती है कि जो हम लोग पेशेंट हमारे पास वेट बेयरिंग कर रहे हैं, अब ऐसा वेट उठा लिया जिसकी वजह से वो वेट बेयर ही नहीं कर पा रहा, और हमारे पास क्या होता है कि बोन पे क्या होगा कि जो हमारे पास बोन की जो फॉर्मेशन है मतलब कि बोन का जो लॉस है वो ज़्यादा होने लगता था। मतलब कि ये बोन वीक है। अब वीक बोन के साथ जब आप वेट बेयरिंग करोगे, ज़्यादा वेट उठाओगे, तो क्या होगा कि बोन पे हमारे पास प्रेशर पड़ेगा। बोन पे जब प्रेशर पड़ेगा तो हमारे पास बोन का फ्रैक्चर मोस्टली आ सकता है। यानी कि मैकेनिकल फैक्टर में ये होता है कि वेट बेयरिंग की वजह से भी पेशेंट में ये प्रॉब्लम आ सकती है, क्योंकि ड्यू टू हमारे पास कैल्शियम खत्म है। जैसे कि अब मोस्टली आप देख सकते हैं कि पैरालाइज इमोबिलाइज एक्सट्रीमिटीज़ में आ सकता है। मैकेनिकल फैक्टर्स में हम लोग वेट बेयरिंग भी करवाते हैं, लेकिन हम लोग वेट बेयरिंग एक्सरसाइजेज भी करवाते हैं ताकि पेशेंट जो है अपना बैलेंस को वो ठीक कर सके, पोस्चर जो डिस्टर्ब है उसको ठीक कर सके, ताकि वो अपनी जो वेट है उसको वेट कर सके, अपनी जो बोन्स हैं उसका ना वेट बेयरिंग को काम करवाते हैं। जैसे कि पैरालाइज इमोबिलाइज एक्सट्रीमिटीज़ होती हैं, जो पैरालाइज पेशेंट्स होते हैं, ठीक है, मोस्टली जो पैरालाइज पेशेंट्स होते हैं उनके ऊपर जब हम वेट बेयरिंग का उनको इश्यूज़ होता है तो उसके बाद हम लोग एक्सट्रीमिटीज़ वगैरह यूज़ करवाते हैं, ठीक है। उसके बाद आते हैं रोल ऑफ डाइट का। अब रोल ऑफ डाइट का मेन रोल है, अब आपको पता है कि हम लोग जो विटामिन डी की डेफिशिएंसी आ गई, ठीक है, कैल्शियम इनटेक नहीं करते पेशेंट से, ये जब चीज़ें हमारे पेशेंट के अंदर हम लोग वो ख़त्म कर दे लगता है तो हमारी जो बोन्स हैं उसके अंदर क्या होगी, पॉज स्टार्ट होगी। वो मैंने आपको बात बताया कि जो हमारी बोन्स हैं, ये देखें ना, हमारी जो बोन है इसके अंदर कैल्शियम इस तरह प्रेजेंट है। कैल्शियम इस तरह डिपॉजिट है कि जैसे कि सीड्स हमारे प्रेजेंट्स होते हैं ना, सीड्स अगर बिखरे हुए हों, अगर आप लोग देखें, ऐसे ही हमारे पास क्या हो रहा है कि कैल्शियम प्रेजेंट है। जब हमारे पास जब ये चीज़ें हम लोग लेने ही ख़त्म कर देंगे, हमारा डाइट प्लान ही नहीं अच्छा होगा, रोल ऑफ डाइट ही नहीं ठीक होगा, तो क्या होगा, इसमें बोन्स में पोरस स्टार्ट हो जाएगी। अब पोरस क्या होगा, इस तरह बड़े बड़े पोरस यानी कि वर्टिकल बोन पे हमारे पास पोरस स्टार्ट होगा, वर्टिकल बोन्स पे, बॉडीज़ पे, ठीक है, इस तरह के जहाँ पे हमें चांसेस ज़्यादा है फ्रैक्चर्स के, तो ये मोस्टली उसके साथ हो जाता है। इसको हम लोग कहते हैं रोल ऑफ डाइट। अब हम डिस्कस करेंगे इसकी पैथोलॉजी की। अब पैथोलॉजी में क्या होता है कि जो हमारे पास हॉलमार्क ऑफ ऑस्टियोपोरोसिस है ना हमारे पास, वो ये बात कहता है कि ये जो बोन जो लॉस हो रही है ना, ये उन जगह पे होती है स्केलेटन के उन पार्ट्स के अंदर होती है जो कंटेन करते हैं, हमारे पास कंटेनिंग क्या करते हैं, अबंडेंट ट्यूबरकुलर बोन। मतलब कि वही मैंने आपको बताया ट्यूबरकुलर बोन क्या होती है कि वही बोन जो पोरस बोन होती है, हमारे पास पोरस बोन है, ठीक है, क्या है,
पोरस बोन है, इसके अंदर ये पोरस प्रेजेंट होता है ट्यूबरकुलर में। और यहाँ पे हमारे पास क्या होता है कि हमारे पास यहाँ होता है कॉर्टिकल, ठीक है, कॉर्टिकल होता है। इसमें क्या होता है, ट्यूबरकुलर बोन जो होती है ना हमारे पास 75 to 95% जो होती है ना ये पोरस होती है। इसके अंदर क्या होता है कि हमारे पास जो पोरस है ना इसके अंदर बोन मैरो फील्ड होता है, ठीक है, बोन मैरो फील्ड होता है। मतलब कि वही बात होगी ट्यूबरकुलर बोन, यहाँ पे जब हमारे पास मोस्टली यहाँ उस पार्ट के अंदर कंटेनिंग स्केलेटन के अंदर जब ये बोन का लॉस होना स्टार्ट हो गया ट्यूबरकुलर बोन के अंदर करवा रहा है, ठीक है। और कहाँ पे करवाएगा, वर्टिबल बॉडीज़ के अंदर करवा देगा। वर्टिबल बॉडीज़ वही बात होगी यहाँ पे अंदर कॉर्टिकोस्टॉल में हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद हमारे पास ये बात करते हैं कि जब हम माइक्रोस्कोपिकली हम इसको देखते हैं ना माइक्रोस्कोपिकली, तो हमारे पास ये आता है कि ये जो ट्यूबरकुलर है ना, अब जो ट्यूबरकुलर क्या होता है कि जो हमारे पास जब इंटरवेंटेड रॉड्स और प्लेट्स प्रेजेंट होते हैं ना, इंटरवेंटेड रॉड्स एंड प्लेट्स जो ये हमारे पास प्रेजेंट होती है ना, इसको हम कहते हैं ट्यूबरकुलाई, ठीक है। इसको हम क्या कहते हैं, ट्यूबरकुलाई कहते हैं। ट्यूबरकुलाई मतलब कि जब ट्यूबरकुलर से ट्यूबरकुलाई बना हमारे पास, जहाँ पे हमारे पास इंटरवेंटेड रॉड्स और प्लेट्स प्रेजेंट होती है। अब माइक्रोस्कोपली हमने क्या कही, ट्यूबरकुलाई जो होती है ना ये थिन हो जाती शुरू हो जाती है, ठीक है। और जो हमारे पास हर्शियन कनाल है, क्या है, हर्शियन कनाल, ये हमारे पास क्या आनी शुरू हो जाती है, वाइडनिंग। अब ये वाइडनिंग का वर्जन कनाल क्या होता है कि ये हमारे पास 3 to 5% जो होती है ना ये एसोसिएटेड होती है एज के साथ, मतलब कि इंक्रीज ऑफ एज के साथ ये एसोसिएटेड होती है। इसमें क्या होता है कि ऑस्टियोप्रोसिस के अंदर जो चेंजेस आ रही हैं ना हमारे पास, ऑस्टियोप्रोसिस मतलब कि ये स्टार्ट होता है, मतलब कि जो हमारे पास चेंजेस आ रही हैं, स्ट्रक्चरल चेंजेस हमारे पास मोस्ट कॉमनली इसमें आ रही हैं, स्ट्रक्चरल चेंजेस ही आ रही हैं, तो ये उसको अकर करती है। मतलब कि ये जो होता है वर्शिंग क्लास जो वाइडनिंग होगी तो ऑस्टियोप्रोसिस यानी कि स्ट्रक्चरल चेंजेस आएंगे और ऑस्टियोप्रोसिस हमारे पास कास होगा, यानी कि वाइडनिंग हो रही है हमारे पास, और ट्यूबरकुलर की थिनिंग हो रही है, यानी कि माइक्रोस्कोपिकली हमने ये बताया। दूसरा हमने ये बताया कि जो हमारे पास मिनरल टू मैट्रिक्स रेशियो है ना वो सेम हो जाएगा, यानी कि जो मिनरल किसकी वजह से मैट्रिक्स अंदर जब जा रहा है ना हमारे पास मैट्रिक्स रेशियो के अंदर, वो क्या होगा हमारे पास सेम होगा, ठीक है। ये हमारे पास इसकी पैथोलॉजी थी। नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट इट्स इन्वेस्टिगेशन। अब इसकी हम इन्वेस्टिगेशन मतलब कि डायग्नोसिस वगैरह को हम लोग देखते हैं कि किस तरह हम लोग इसको इन्वेस्टिगेट करवाते हैं। फर्स्टली क्या इन्वेस्टिगेट में क्या होता है कि जो हमारे डॉक्टर जो होता है ना, आपका जो डॉक्टर होगा वो आपको पहले रिकमेंड ही यही करेगा कि आपके जो रिस्क ऑफ फ्रैक्चर्स हैं उसको वो देखेगा, ठीक है। रिस्क ऑफ फ्रैक्चर्स को जब आपका डॉक्टर देखेगा तो उसके बाद आपको ट्रीटमेंट जो होगी ना वो प्रेफर करेगा, ठीक है। जब ट्रीटमेंट यानी कि डॉक्टर पहले रिस्क ऑफ फ्रैक्चर को देखेगा फिर ट्रीटमेंट आपको प्रिवेंट करेगा। अब ट्रीटमेंट में क्या होता है कि सबसे पहले जो डॉक्टर होता है ना वो हमारे पास बोन डेंसिटी स्कैन करवाता है, ठीक है। बोन की डेंसिटी का स्कैन करवाएगा पहले हमारे पास, उसके बाद हमारे पास मेजर करवाएगा हमारे पास क्या, बोन मिनरल डेंसिटी। बोन मिनरल डेंसिटी की जो हमारे पास मेजरमेंट है वो करवाएगा, यानी कि BMD करवाएगा, ताकि हम ये देख सकें कि हमारे पास जो बोन का RF मसला के रिस्क ऑफ फ्रैक्चर जो हैं वो किस वजह से हो रहा है और किसकी प्रॉब्लम की वजह से हो रहा है। मोस्टली जो कॉमन हम लोग करवाते हैं ना वो हमारे पास होती है डेक्सा मतलब कि डुअल एनर्जी एक्सरे, ठीक है। और यार डेंसोमेट्री करवाएगा, डेंसोमेट्री करवाएंगे हमारे, हाँ। अब लास्ट पे हम इसकी बात जो करेंगे वो हम लोग इसके ट्रीटमेंट प्लान की वजह से इसके ट्रीटमेंट के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। ट्रीटमेंट में हम लोग मेडिकेशंस जो हम लोग पहले फर्स्टली देते हैं कि मेडिकेशंस हम लोग कौन सी मोस्ट कॉमनली ऑस्टियोप्रोसिस में देते हैं। ऑस्टियोप्रोसिस में जो मोस्ट कॉमन हमारे पास मेडिकेशन आती है वो बिसफॉस्फोनेट आती है, ठीक है। बिसफॉस्फोनेट क्या करवाता है, ये हमारे पास ऑस्टियोक्लास्ट को क्या ना वो इनहिबिट करवा देगा। जब इनहिबिट करवाएगा ऑस्टियोक्लास्ट को, ठीक है, जिसकी वजह से हमारे पास क्या होगा, ऑस्टियोक्लास्ट की जब इनहिबिशन स्टार्ट होगी तो इनहिबिशन करवाने के बाद जो हमारे पास रिडक्शन आ रही है बोन लॉस की वो उसको कम करेगा और कैल्शियम को। इसमें क्या होता है कि ये स्लो कर देती है किसको, ब्रेकडाउन को। किसकी ब्रेकडाउन, बोन की जो ब्रेकडाउन हो रही है ना उसको वो स्लो करेगा। क्यों, क्योंकि इसने इनहिबिट कर दिया ऑस्टियोक्लास्ट को। वही सेम बात किया, ऑस्टियोक्लास्ट को इनहिबिट करा और बोन की ब्रेकडाउन को इसने कम करवाया। अब इसमें क्या होता है कि हमारे पास जो मोस्टली जो होता है इसमें बिसफॉस्फोनेट जो मोस्टली हम लोग ट्रीट करवाते हैं भी सेम पोस्ट मीनोपॉजल वुमेंस के अंदर होती है। पोस्ट मीनोपॉजल वुमेंस जो होती है ना उनके अंदर ये प्रॉब्लम होती है, इसलिए हम बिसफॉस्फोनेट देते हैं, ठीक है। मेडिकेशन में ये था। मेडिकेशन में उसके बाद हम लोग कहते हैं कि कैल्शियम इनटेक करें। फीमेल को हम कहते हैं, फीमेल है या मेल जो भी हमारे पास पेशेंट आ रहा है उसको हम कहते हैं कि कैल्शियम सप्लीमेंट्स लें।
कैल्शियम सप्लीमेंट्स क्या होता है कि वही हमारी जो बोन की जो वीकनेस है, बोन का जो प्रॉब्लम आ रहा है उसको वो हील करने का स्टार्ट करते हैं, यानी कि जो हमारे पास ऑस्टियोक्लास्ट का जो प्रोसेस है उसको ख़त्म करना स्टार्ट करवाती है ये मेडिकेशन कैल्शियम इंटेक, ठीक है। विटामिन डी जो है हमारे पास वो मेन सोर्स है, यानी कि ये हम लोग ये बात बता रहे हैं कि जब विटामिन डी की डेफिशिएंसी हो तो ऑस्टियोप्रोसिस हमारे पास आता है। जब अगर विटामिन डी की डेफिशिएंसी से ऑस्टियोप्रोसिस आ रहा है तो इट मीन्स कि विटामिन डी के इंटेक करने से, मतलब कि विटामिन डी लेने से भी ऑस्टियोप्रोसिस ट्रीट होता है। तो इसलिए हम लोग ये भी रिकमेंड करते हैं कि विटामिन डी ले पेशेंट, मतलब कि जो हमारे पास है वो विटामिन डी ले प्रॉपरली, ताकि वो अपनी इस जो प्रॉब्लम है इसको ट्रीट करवा सके। यानी कि विटामिन डी, कैल्शियम, कैल्सीटोनिन, हम लोग कैल्सीटोनिन जो होता है हमारे पास ये एक नेजल स्प्रे है जो कि बहुत ही इफेक्टिव है, ठीक है। बाकी जो हम लोग ऑस्टियोप्रोसिस के जो मेडिकेशंस हैं हम लोग है ना वो डिटेल में हम लोग इंशाल्लाह बात कर सकते हैं। हम लोग फार्माकोलॉजी में इंशाल्लाह मैं आपको डिटेल में बताऊंगी कि कौन कौन सी मेडिकेशन हम किस टाइम में किस ड्यूरेशन के हिसाब से देते हैं, ठीक है। अभी फ़िलहाल हम लोग इसकी पैथोलॉजी के बारे में बात करें कि ऑस्टियोप्रोसिस मेनली डिजीज़ क्या है और इसके अंदर एक्चुअली हमारे पास प्रॉब्लम्स क्या क्या आती हैं, ठीक है। 20-5 मिनट देते हैं। उसके बाद हम लोग जो ट्रीटमेंट प्लान में एक्सरसाइजेज पेशेंट को रिकमेंड करते हैं कि एक्सरसाइजेज करवाएं। अब एक्सरसाइजेज में क्या होता है कि हम लोग वेट बेयरिंग एक्सरसाइजेज करवाते हैं, ठीक है। वही बात मैंने आपको बताया कि वेट बेयरिंग एक्सरसाइज कराएंगे तो क्या होगा, बैलेंस को अपने जो है ना वो उसको स्टेबल करेगा। पेशेंट को हम कहेंगे कि वो अपने बैलेंस को स्टेबल करे। दूसरे हम लोग वॉकिंग, जॉगिंग, ये मोस्टली जो नॉर्मल होती है ये हम लोग पेशेंट को कहेंगे वॉकिंग, जॉगिंग करे, हाइकिंग करे, ताकि अपनी जो इसकी जो मूवमेंट है, बोन की जो मूवमेंट आ रही है उसको वो अच्छा बना सके। और बोन की जो मूवमेंट होगी तो हमारे पास जो ऑस्टियोप्रोसिस होगा उसको वो प्रिवेंट करेगा। मतलब कि ये प्रिवेंशन आ जाती है हमारे पास, ये सारी ये 4 चीज़ें क्या है, प्रिवेंशन आ जाएंगी। अब प्रिवेंशन में मतलब कि ये भी हम लोग कह सकते हैं कि जो हम लोग क्या करवाते हैं कि आइसोमेट्रिक एक्सरसाइजेस करवाते हैं। अब थेरेपिस्ट में देखें कि फिजियोथेरेपिस्ट इसमें हमारे पास क्या काम करवा रहा है, क्या उसका रोल है। आइसोमेट्रिक एक्सरसाइजेस हम लोग करवाते हैं, ठीक है। आइसोमेट्रिक एक्सरसाइज इस तरह करवाते हैं कि अगर मे भी हमारे पास पेशेंट का कोई भी कहीं में तो हम लोग टॉवल रख के पेशेंट को प्रेस करवाएंगे कि प्रेशर अप्लाई करेंगे, इसमें पेन नहीं होगी, मूवमेंट नहीं करवाएंगे, पेशेंट यानी कि प्रेशर अप्लाई करेंगे। जब प्रेशर अप्लाई होगा तो आइसोमेट्रिक एक्सरसाइजिंग होगी और जो होगी बोन की मूवमेंट स्टार्ट होगी इसमें, ठीक है। उसके बाद हम लोग स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज करेंगे। स्ट्रेचिंग मतलब कि हमारे पास पेन को हमने क्या करवाना है, रिलीव करवाना है। पेन रिलीव करवानी है हमारे पास, पेन को रिलीव करवाना है, पेन रिलीव करवाना। उसके बाद हम लोग स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेज करवाएंगे, स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेज। अब स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेज में क्या होता है कि वही बात होगी कि हम लोगों ने इसकी मसल्स और पोस्चर को करना है, ठीक करना है। उसके बाद क्या होगा कि पेशेंट के अंदर स्टेबिलिटी आएगी। स्टेबिलिटी जब पेशेंट के अंदर आएगी तो पेशेंट की जो प्रॉब्लम है उसको वो हील करने में ईजी हमारे पास हो जाएगा। अब इसके जो हमारे पास मेन प्रिवेंशंस आते हैं, वो प्रिवेंशंस जो हम मेन बात करते हैं वो प्रिवेंशंस में हमारे पास ये बात आती है कि पेशेंट को चाहिए कि वो कैल्शियम इंटेक करे अच्छे तरीके से। उसके बाद हम लोग विटामिन डी का सोर्स अपना पास रखें, मेडिकेशंस वगैरह लें। दूसरी बात हमारे पास एक्सरसाइजेज वगैरह, डिफरेंट एक्सरसाइजेज जो है अपनी स्टेबिलिटी को करवाएं, अपनी फ्लेक्सिबिलिटी को इम्प्रूव करें, मसल और पोस्चर को अपना मेनटेन करें। ये हमारे पास मेन मोस्टली जो थी वो बात हमने ऑस्टियोप्रोसिस की कि ऑस्टियोप्रोसिस हमारे पास क्या होता है। ऑस्टियोप्रोसिस हमारे पास क्या होता है कि मैंने आपको सीधी बात बताई कि ऑस्टियोप्रोसिस हमारे पास एक ऐसा साइलेंट डिजीज़ है जिसमें हमने बात की कि साइलेंट डिजीज़ है जिसमें हम लोग बोन की चेंजेस आ रही है, फ्रैक्चर्स आ रहे हैं, माइल्ड फ्रैक्चर्स आ रहे हैं, यानी कि ट्यूबरकल, यानी कि मोस्टली उस जगह पे होता है कि यहाँ पे ट्यूबरकल बोन है जो कि हमारे पे पोरस बोन है जिसमें बोन मैरो वगैरह पड़ता है, मोस्टली वहाँ पे ही अकर होती है, यानी कि बोन के फ्रैक्चर होती है। ये तब तक नहीं हमें पता लगती जब तक हम लोग को अंटिल को माइल्ड बोन फ्रैक्चर्स ना आए, तब तक हम ऑस्टियोप्रोसिस को हम लोग को नहीं समझ पाते कि पेशेंट के अंदर ऑस्टियोप्रोसिस आ रहे हैं। पेशेंट को पेन फील होनी स्टार्ट होता है आफ्टर द एज, यानी कि 30 के हार्मोनल चेंजेस की वजह से भी पेशेंट के अंदर आती है। तो मोस्टली पेशेंट को हम लोग ये बात करते हैं कि इसकी प्रिवेंशन में यही है कि जो फीमेल है, जो मेल है, वो कैल्शियम इंटेक करें। मेल जो है वो स्मोकिंग को अवॉइड करें, ऐसे अल्कोहल वगैरह चीज़ों को अवॉइड करें। फीमेल्स कैल्शियम इंटेक करें, डाइट को अपना अच्छा बनाएं, यानी कि डाइटरी सप्लीमेंट लेना स्टार्ट करेंगे, कैल्शियम सप्लीमेंट्स लें, ऐसी चीज़ें यानी कि जो आपकी बोन को अच्छे तरीके से हेल्दी रख सके। यानी कि अपनी फिट बोन और हेल्दी रखने के लिए ये चीज़ें आपने कम यूज़ करनी है कि हम ऑस्टियोप्रोसिस को हम लोग इसको हील करवा सकें। थैंक यू।